नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मणिपुर की। और आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मणिपुर में इस टाइम बहुत तेज़ी से हिंसा भड़की हुई है और वहाँ बहुत तेज़ी से आगजनी हो रही है। आगजनी यहाँ तक कि हिंसा भड़क गई है, आगजनी इतनी तेज़ी से हो रही है कि जो मणिपुर की हमारी बॉक्सर हैं मैरी कॉम, उनको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये कहना पड़ गया कि मेरा स्टेट जल रहा है। और उन्होंने अमित शाह जी को टैग किया, मोदी जी को टैग किया और उन्होंने उनसे सहायता मांगी। और इस हिंसा पर, इस प्रदर्शनों पर, इन विवादों पर एन बीरेन सिंह जो वहाँ के सीएम हैं उनका भी बयान आया और उन्होंने इसे सख्ती से निपटने का बयान दिया। और उन्होंने कहा कि इसे हम सख्ती से निपटेंगे और ये सारा कुछ सही हो जाएगा। हिंसा इतनी तेजी से भड़की हुई थी कि सेना को भी वहां पर फ्लैग मार्च करना पड़ा था। सेना ने भी वहां पर फ्लैग मार्च किया। अगर हम आगे बात करें कि मणिपुर में ये हिंसा भड़की क्यों, किस समुदाय के बीच हिंसा भड़की, तो इसकी पहले से छोटी सी डिटेल जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्यों हिंसा भड़की, क्या क्या इसके मुख्य कारण थे, क्या क्या फैक्टर थे। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पे पहले ब्रिटिश शासन हुआ करता था। 1891 में मणिपुर पे ब्रिटिश शासन लागू हुआ। ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद उस पर अंग्रेजों ने शासन किया। ये अंग्रेज शासन करते रहे जब तक मणिपुर आज़ाद नहीं हुआ, मतलब जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। 1947 तक अंग्रेजों ने इस पर शासन किया। 1947 में जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ साथ मणिपुर राज्य भी आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ाद तो हो गया, लेकिन मणिपुर पर फिर भी इंडिया का शासन नहीं था, यानी भारत की केंद्र सरकार का शासन नहीं था या कोई राज्य सरकार का शासन नहीं था। यहाँ पर जो महाराज थे बोधचंद्र, वो इस पे शासन कर रहे थे और उन्होंने 1947 से 1949 तक इस पे शासन किया। और 21 सितंबर 1949 को महाराज बोधचंद्र ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद अब मणिपुर को भारत में मिलाने का फैसला किया। और जब उस विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए उसके बाद 15 अक्टूबर 1949 को ये भारत का अंग बन गया। जब मणिपुर भारत का अंग बन गया, अब बात करें हमारी मणिपुर की लोकेशन, तो मणिपुर हमारे भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में पड़ता है, जो हमारे नागालैंड, असम और उसके बाद मिजोरम, इनके बीच में पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये नागालैंड पड़ता है। अगर हम बात करें मणिपुर में, तो मणिपुर में मुख्य यानी 3 समुदाय हैं मुख्य। कौन कौन से 3 मुख्य समुदाय हैं? उसमें जो मुख्य समुदाय हैं, सबसे पहले मैतेई समुदाय, उसके बाद नागा और कुकीज, ये 3 समुदाय हैं। और इन्हीं तीनों समुदायों के बीच बहुत भीषण जंग छिड़ी हुई है और इसमें विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खासकर जो विरोध हो रहा है वो मैतेई समुदाय एक तरफ है और उसके बाद नागा और कुकीज एक तरफ हैं। अगर अब बात की जाए तो इनके बीच विरोध क्यों है, क्या क्या फैक्टर हैं इसके, क्या क्या कारण हैं, थोड़ी सी डिटेल और जानते हैं। जो मैतेई समुदाय है, वो मैतेई समुदाय जो है, ये जो मणिपुर है, मणिपुर के 90% यानी 90% भूभाग पर नागा और कुकीज रहते हैं, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं। और 10% यानी 10% भूभाग जो है उस पर केवल मैतेई समुदाय रहता है। लेकिन मैतेई समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है और वो सबसे कम भूभाग यानी 10% हिस्से पर ही निवास करता है। जो शहरी एरिया है, मैदानी क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पर मैतेई समुदाय रहता है। तो मैतेई समुदाय की जो मुख्य मांग थी, वो मांग यहाँ पे थी कि हमारे लिए एसटी का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। लेकिन मैतेई समुदाय के लोगों की ये मांग, विरोध कर रहे हैं इस मांग का, वो नागा और कुकीज कर रहे हैं। नागा और कुकीज को एसटी का दर्जा पहले से ही प्राप्त है। उनका कहना है कि मैतेई समुदाय जो है वो पहले से ही एक अच्छा समुदाय है, जो शहरी एरिया में रह रहा है, पहले से ही डेवलप है, विकासशील है, तो इसके लिए एसटी का दर्जा नहीं देना चाहिए, एसटी के दर्जे की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैतेई समुदाय का कहना ये है कि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है और हम केवल 10% भूभाग पर निवास करते हैं। और इस शहरी एरिया में जो नागा, कुकीज, बाकी अन्य समुदाय हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि हमारी ज़मीनें महंगी हो रही हैं और जो महंगाई का कारण बन रहा है वो इन लोगों का आना बन रहा है। तो इसलिए हमारे लिए एक एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जिसकी मांग मैतेई समुदाय ने कोर्ट में भी
रखी हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, निर्देश दिए थे राज्य सरकार को कि राज्य सरकार सिफारिश करे केंद्र सरकार से कि उसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और यहीं से हिंसा भड़कना शुरू हो गई, और ये हिंसा इतनी भड़क गई कि तेज़ी से आगजनी हो रही है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि सेना बुलानी पड़ी है, वहाँ की पुलिस पे कंट्रोल नहीं हो पाया, तो पुलिस और सेना दोनों मिलकर इसके लिए कंट्रोल में कर रहे हैं। अब इसके हम मुख्य कारण जानेंगे, क्या क्या फैक्टर हैं इसके। मुख्य 3 फैक्टर हैं, उन 3 फैक्टरों के कारण ही ये विरोध प्रदर्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब हम जानकारी लेते हैं कि इसके मुख्य फैक्टर क्या हैं, आइए आगे समझते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो अगर इसके स्थान की बात की जाए, जो हिंसा भड़की है वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास में चूरा चांदपुर पड़ता है, और चूरा चांदपुर और बिष्णुपुर और पोकपी एक स्थान है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से हिंसा भड़की और ये हिंसा शुरू हुई। वहाँ का जो पहला फैक्टर था, मुख्य फैक्टर ये था कि वहाँ पिछली साल यानी कि आफ्टर ईयर जो था वो लैंड सर्वे कराया गया। वो लैंड सर्वे इसलिए कराया गया कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट रिजर्व है, वहाँ की राज्य सरकार ने वहाँ की जो राज्य सरकार ने था, वहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को रिजर्व करने के लिए, यानी फॉरेस्ट जंगल एरिया को रिजर्व करने के लिए वहाँ पर लैंड सर्वे कराया चूरा चांदपुर में। और जो वहाँ पर लैंड सर्वे कराया, उस लैंड सर्वे में कहा गया कि जो वहाँ पर जाति यानी जो समुदाय निवास करता है, उस समुदाय को वो एरिया, वो क्षेत्र खाली करना पड़ेगा वहाँ से। वहाँ जो निवास करते थे, वहाँ कुक्की समुदाय के लोग निवास करते थे। जब कुक्की समुदाय को ये पता लगा कि हमें ये क्षेत्र खाली करना पड़ेगा रिपोर्ट आने के बाद, तो उन्होंने इसका विरोध किया। और जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने बड़े तौर पर इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी उनको ये क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया। तो ये एक मुख्य फैक्टर बना विरोध प्रदर्शन का कि वो क्यों एरिया खाली कराया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर। दूसरा मुख्य कारण क्या था जिसके कारण हिंसा और तेज़ी से भड़कती गई। तो दूसरा कारण इसका ये था कि 27 अप्रैल को जो था वो ITLF ने, यानी कि द इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फोरम ने एक बंद बुलाया सरकार के खिलाफ 8 घंटे का। और 28 अप्रैल को जो था वो वहाँ पर एन बीरेन सिंह जो थे वो एक ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे। वहाँ जो ओपन जिम का उद्घाटन करने के लिए मंच तैयार किया गया था, प्रदर्शनकारियों ने उस मंच को जला दिया, लेकिन एन बीरेन सिंह जी ने उसके लिए उद्घाटन करने से नहीं रुके और उन्होंने उसका उद्घाटन किया, जिसके कारण हिंसा और भड़की। और उसके बाद 29 तारीख को बहुत तेज़ी से आगजनी हुई, और ज़्यादा आगजनी हुई और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन के बाद 30 तारीख को वहाँ पर कंट्रोल की गई, यानी कि 30 तारीख को वहाँ पर ये आगजनी और ये विरोध प्रदर्शन कंट्रोल कर लिया गया 30 तारीख तक। उसके बाद अगले क्या हुआ, अब हम जानते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में। तो आइए अब तीसरे फैक्टर के बारे में जानते हैं। अगर हम इसके तीसरे मुख्य कारण की बात करें कि हिंसा क्यों भड़की, वो तीसरा मुख्य कारण ये था कि जो मणिपुर का छात्र संगठन था एटीसम, यानी कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, उसने एक मार्च बुलाया 3 मई। On the 3rd of May, ethnic conflict returned to Manipur when a march by the state's All Tribal Students Union turned violent. 3 मई को एक मार्च बुलाया। उस मार्च में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद वो विरोध प्रदर्शन और तेज़ी से बढ़ता चला गया। वो विरोध प्रदर्शन यहाँ तक बढ़ गया कि सरकार को सेना बुलानी पड़ी, और सेना बुलाने के बाद वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया, और कर्फ्यू लगाने के बाद और इंटरनेट बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ पर शूट एंड साइट के कलेक्टर को ऑर्डर दे दिए गए कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, यानी जो प्रदर्शनकारी संदिग्ध है, उसे सीधे गोली मार दी जाए। तो यहाँ तक कि ये था मणिपुर के मुख्य फैक्टर। इन कारणों से हिंसा भड़की, और ये हिंसा यहाँ तक भड़की कि बीच में कंट्रोल कर ली गई और ये दोबारा फिर से चालू हो गई है। तो घरों को बहुत तेज़ी से जलाया जा रहा है। तो ये हिंसा बहुत तेज़ी से आगे भड़क रही है, तो इसको कंट्रोल में किया जाए। और यहाँ तक कि मैरी कॉम ने भी ट्वीट करके कहा कि ये मेरा स्टेट चल रहा है, मोदी जी से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट की कि इसको कंट्रोल किया जाए। और यहाँ तक कि यहाँ सेना तैनात है, धारा 355 लागू कर दी गई है, और यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है। तो आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी। और आप सबका
सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।